आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम पर दोहरी मुसीबत। विधायकी जाने के बाद अब मतदाता सूची से भी कर सकता है नाम। छछलेट प्रकरण में सौसा के बाद कार्रवाई। ही मिलेगा युवाओं को रोजगार। विपक्ष जो को रास नहीं आ रहा यूपी का विकास। बरेली में बिरयानी की दुकान में दबंग ने की मारपीट। रंगदारी को लेकर दुकानदार को जमकर पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फर्रुखाबाद से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी का मामला। लगभग 15 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई। अहम दस्तावेज लगे ईडी के हाथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कार्टून 2 झोले ईडी ने कब्जे में लिए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीडिया के किसी भी सवाल का नहीं दिया जवाब। ईडी के अधिकारियों ने नहीं दिया कोई भी जवाब। देर रात तक ईडी ने खंगाले मॉडल अल्ट्रासाउंड में अहम दस्तावेज। ओपीआईएमटी और मॉडल अल्ट्रासाउंड के मालिक ने नहीं दिया जवाब। ईडी के जाने के बाद भी नहीं दिया जवाब। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के स्टेट बैंक गली का मामला। बड़ी जानकारी, अहम खबर फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में ईडी की छापेमारी। लगभग 15 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई। तो अहम दस्तावेज लग रहे हैं ईडी के हाथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक कार्टून 2 झोले ईडी ने जब्त किए हैं। तो फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। हालांकि मीडिया को कुछ भी नहीं बताया। बड़ी जानकारी, मीडिया के सवालों का जवाब ईडी ने नहीं दिया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं, जहां पर कई दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। 15 घंटे तक करीब ईडी की ये कार्रवाई चलती रही और अहम दस्तावेज लगे ईडी के हाथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, देर रात फर्रुखाबाद में इंस्टीट्यूट में छापेमारी की गई ईडी द्वारा और कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। ईडी की एक पूरी टीम यहां पहुंची थी और देर रात ये कार्रवाई की गई। वहीं गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, तुर्की वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। बड़ी खबर, अहम जानकारी, भूकंप हादसे के बाद तुर्की गई थी एनडीआरएफ की टीम। ऑपरेशन खत्म कर वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। बड़ी जानकारी, एनडीआरएफ टीम की हिडन एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। कुछ ही देर में 8वें बटालियन पहुंचेगी टीम। बड़ी जानकारी, टीम के अथक प्रयास ने बहुत लोगों की जान बचाई है। तुर्की वापसी के दौरान एनडीआरएफ को धन्यवाद दिया और तुर्की के लोगों ने ताली बजवाकर धन्यवाद दिया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन खत्म कर वापस लौटी एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ टीम की हिडन एयरबेस पर लैंडिंग हो चुकी है। कुछ ही देर में 8वें बटालियन पहुंचेगी टीम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, तुर्की से वापस लौटी है एनडीआरएफ की टीम और भूकंप हादसे के बाद तुर्की गई थी एनडीआरएफ की टीम और ऑपरेशन खत्म कर एनडीआरएफ की टीम लौटी है और सभी ने उनका स्वागत किया है। और इंडियन एनडीआरएफ की टीम तुर्की पहुंची थी और आपदा के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने मदद की थी और पूरी टीम अब वापस लौटी है। कुछ ही देर में 8वें बटालियन पहुंचेगी टीम और हिडन एयरबेस पहुंच चुकी है पूरी टीम। कुछ ही देर में 8वें बटालियन पहुंचेगी टीम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीम तुर्की से वापस लौट चुकी है और कुछ ही देर में 8वें बटालियन पहुंची थी। तो हिडन एयरबेस पर पूरी टीम का स्वागत किया गया और अभिनंदन भी किया गया।
मैनपुरी के दनाहार थाना क्षेत्र के कीरत चौकी के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी बदमाश आशीष उर्फ कर्रू का बड़ा आपराधिक इतिहास है। आरोपी बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आरोपी के ऊपर चोरी व गैंगस्टर के 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। आरोपी गैंगस्टर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता है और काफी समय से फरार चल रहा था। तो पकड़े गए बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो हिस्ट्री शूटर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस और हिस्ट्री शूटर के बीच मुठभेड़ हुई थी और बदमाश पर करीब 20,000 का इनाम भी घोषित था और आखिरकार पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शूटर बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी थी और फिलहाल उसका इलाज जारी है। कीरतपुर चौकी के पास थाना दरनाहार में हमारे प्रभारी निरीक्षक दरनाहार और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी। तो इस दौरान एक बदमाश एक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही उसको रोके तो वो गाड़ी बैक करके और भागने लगा और जैसे ही पुलिस ने पीछा किया तो वो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किए तो वो फिसल करके गिर पड़ा और उसको चारों तरफ से घेराबंदी हुई और उस बदमाश के पैर में गोली लगी और उसको अरेस्ट कर लिया गया। और आइए आपको सीधा ले चलते लखनऊ, जहां पर प्रादेशिक फल शाकभाजी पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इस प्रदर्शनी में शामिल हुए और सीएम ने इस दौरान संबोधित भी किया है। आइए आपको सीधा सुनाते हैं।
माननीय राज्यपाल महोदया का और कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह कहावत लखनऊ के प्रशिक्षण निदेशालय के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संजय एम तरेट ने सही साबित कर दिखाया। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एमएससी साइबर सिक्योरिटी में टॉप कर सभी युवा छात्र छात्राओं को पीछे छोड़ और सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं होती। कुछ लोग इसे गंभीरता से लेते हैं और अपने जज्बे से कर दिखाते हैं। इसी कथन को 55 साल के सीनियर आईपीएस अधिकारी ने चरितार्थ किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीजी पद पर तैनात डॉक्टर संजय एम तरले ने साइबर सिक्योरिटी में एमएससी टॉप किया है। यही नहीं, डॉक्टर संजय ने राष्ट्रपति मुर्मू से गोल्ड मेडल का सम्मान का गौरव भी हासिल किया है। इसी सब के बीच डॉक्टर संजय ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगों पर लगाम लगाने के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए जल्द ही 9000 साइबर एक्सपर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के जिलों में साइबर फॉरेंसिक लैब का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए आरएन टीवी के साथ डॉक्टर संजय की एक खास बातचीत। कि ये इस प्रकार का सौभाग्य मुझे मिला। मैंने जरूर एमएससी साइबर सिक्योरिटी कोर्स कंप्लीट करने का उद्देश्य था, परंतु वाकई में उसमें गोल्ड मेडल मिलेगा इस लिहाज से या इस सोच के साथ मैंने नहीं किया था। हाँ, अपने आप को साइबर क्राइम के संबंध में उसके नए आयाम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसकी निटी-ग्रिटीज समझने के लिए जरूर किया था, क्योंकि अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। वैसे भी प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पे इस पे बल देते हैं कि हमारी पुलिस तकनीकी रूप से दक्ष होनी चाहिए। मैं प्रशिक्षण निदेशालय में कार्य कर रहा हूं, उस लिहाज से भी अभी हम 9000 सब इंस्पेक्टर्स का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं, पहली बार इतनी मात्रा में 9000 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स नियुक्त हो रहे हैं। उनको भी इस संबंध में इस टाइप का प्रशिक्षण, जो साइबर क्राइम, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, इस प्रकार का प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। और उनको प्रशिक्षण देने से पूर्व मुझे कुछ व्यावहारिक ज्ञान जरूर था, परंतु उसकी पूरी बातें, पूरी थ्योरेटिकल बैकड्रॉप जब तक मालूम नहीं होता है, तब तक आप सही मायने में प्रशिक्षण को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य इसके पीछे था। और मैं यूनिवर्सिटी का आभारी हूं कि जिस तरह वहां की फैकल्टी, विशेष तौर पे आईटी डिपार्टमेंट का, मैं आपके सामने ये कहना चाह रहा हूं
कि मैं भी खुद आईआईटी का ग्रेजुएट हूं, लोग हमेशा आईआईएम्स, आईआईटीज में ऐसे कोर्सेज करने की सोचते हैं, वो गलत नहीं है, परंतु बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहां की फैकल्टी किसी से कम नहीं है। प्रोफेसर आर्य खान, प्रोफेसर धीरेन पांडे, राजश्री मैम और बहुत कई अनगिनत लोग ऐसे वहां पे हैं जिनका नॉलेज, डेडिकेशन और पढ़ाई कराना एक बहुत बड़ा मकसद है। उनके इनपुट्स बहुत अच्छे हैं, डेडिकेशन है कि हर एक आदमी को अपने जो भी विद्यार्थी है उसको सारे इनपुट्स पहुंच जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका मैं शुक्रगुजार हूं। सर, ये हमारे साथ थे आईपीएस डॉक्टर संजय एम तारडे जी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात हैं। हाल ही में इनको साइबर सिक्योरिटी में गोल्ड मेडल मिला था, जो कि देश की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया था। तो अभी डॉक्टर संजय जी ने बताया कि अब हम जल्द ही, मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को जो ठगी की जाती है साइबर अपराधियों द्वारा, उनसे निजात मिलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अक्षरदत्त जोशी, आर्यन टीवी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तरह ही उनके बेटे और स्वत सीट से विधायक रहे अब्दुल आजम से भी वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया है। रामपुर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को पत्र भेजकर अब्दुल आजम खान का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की है। 2008 के छजलेट प्रकरण में मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल आजम को 2-2 साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्य रद्द हो गई थी। अब इसके बाद विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले अब्दुल आजम से अब वोट डालने का अधिकार भी छीन सकता है। विधायक आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला देते हुए अब्दुल आजम का वोट मतदाता सूची से काटने की मांग की है। तो अब्दुल आजम पर दोहरी मुसीबत देखी जा सकती है, जहां पर पहले तो उनसे सीट जो है वो छीन लिया गया और अब कहा जा रहा है कि मतदाता अधिकार भी, उनसे मतदान का अधिकार भी छीन सकता है। और लगातार अब्दुल आजम की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब्दुल आजम पर अब दोहरी मार देखी जा सकती है, जहां पर मतदाता सूची से उनका नाम कट सकता है। अब वो मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि इसी को लेकर ही एक याचिका दायर की गई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आगे भी अब्दुल आजम की मुसीबत ऐसे ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से सूची दायर की गई है और मतदाता सूची से उनका नाम फिलहाल कट सकता है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा है कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जो सजा याफ्ता जो मुलजिम होते हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका समाप्त कर दिया जाता है। जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार इसी धारा के तहत समाप्त किया गया था, हमारी मांग है कि इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए अब्दुल्ला आजम का भी वोट देने का अधिकार समाप्त। तो बदायूं जनपद के दातागंज में वृहद रोजगार मेला के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पहुंचे। उन्होंने वृहद मेले में रोजगार पाने वाले युवाओं को प्रमाण पत्र दिए, वहीं श्रमिकों की शिक्षारत बेटियों को साइकिल और छात्रवृत्ति के अनुदान प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेंगलुरु, महाराष्ट्र और दिल्ली रोजगार की तलाश में नहीं भागना पड़ेगा। प्रदेश सरकार अब उन्हें उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रदान कराने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का विकास विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन चल रहा है, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ से भाग गए। ऐसा कहते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो रोजगार मेले में अनिल राजभर शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, विपक्ष को फिलहाल ये बातें रास नहीं आ रही। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है। अनिल राजभर ने इस दौरान प्रशस्ति पत्र भी बांटे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मजदूर है उनकी बेटियां, उनको साइकिल भी वितरित किए। तो आपको बता दें इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे अनिल राजभर और रोजगार मेले में शामिल हुए अनिल। बिल्कुल समाप्त होगी और
हम सब लोगों को याद है कोविड काल में 40 लाख हमारे प्रवासी जो हमारे श्रमिक थे वो प्रदेश में आए थे। उनके स्किल मैपिंग का काम प्रदेश की सरकार ने किया था और अब सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है कि हमारा जो मैन पावर है, जो आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है, उस मैन पावर को हम प्रदेश के अंदर रोके, प्रदेश के बाहर न जाने दें। उनके गांव, उनके इलाके, प्रदेश में ही उनके हम रोजगार की व्यवस्था करें। ये सरकार इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। आज मैं जनपद बदायूं की दातागंज विधानसभा के हमारे जो माननीय विधायक हैं राजीव जी, उनके आह्वान पर आज हमारे विभाग ने यहाँ एक बृहद मेले, रोजगार मेले का वही माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी बदायूं पहुंची। इस दौरान उन्होंने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जायजा लिया। पार्टी पदाधिकारियों से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को कैसे नकल विहीन किया जाएगा, उस प्लान के बारे में भी बताया। साथ ही प्रभारी मंत्री ने बजट पर चर्चा की और उसके फायदे गिनाए। तो बजट पर भी इस दौरान चर्चा की गई और नकल विहीन परीक्षा के लिए प्लान भी बताया। राज्य मंत्री गुलाब देवी बदायूं पहुंची थी और इस दौरान परीक्षा केंद्रों का भी उन्होंने जायजा लिया और नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर भी उन्होंने एक प्लान के बारे में बात की। तो राज्य मंत्री गुलाब देवी बदायूं पहुंची थी। देखो, रामचरितमानस के लिए रावण नहीं मानता था, समझ रहे हो, लेकिन उसके हृदय में राम ही राम रहते थे। इट मीन्स कहने का मतलब आप मैं राजनीतिक चीज बता रही हूँ। लेकिन राम को न मानने का परिणाम ये हुआ कि भले ही उसने हृदय से माना तो वो स्वर्ग गया, लेकिन उसकी दुर्दशा क्या हुई। रामचरितमानस मानवता के गुणों से परिपूर्ण है, जो एक जनता से लेके परिवार तक के सभी दायित्वों को निर्वहन जिसमें दिया गया है और जो मनुष्यता की ओर अग्रसर करती है, हमें मानव बनाना सिखाती है। मनुष्य तो हम सब लोग सब हैं, लेकिन मनुष्यता कितने लोगों में है, प्रश्न इस बात का है। तो यही बात है कि जिन लोगों में मनुष्यता होगी वो रामचरितमानस, जो हमारे विश्वास का ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, हमारे आस्था का ग्रंथ है, हमारी निष्ठा का ग्रंथ है, अगर उसके बारे में कुछ कहता है तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में कितना खोखलापन है। केवल वो अपनी चमकाने के लिए कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है, उसके अंदर मनुष्यता और इंसानियत है ही नहीं। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।